आज की इस वीडियो में हम अपने प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन के एग्जाम्पल के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और आज विलोपन विधि से हल करने वाले क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। और ये सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल में से इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बस उसे हमें विलोपन विधि से हल करना होगा। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन थे, ये 5वां है, लास्ट छठवां थोड़ा डिफरेंस विलोपन विधि से थोड़ा अलग टाइप का, विलोपन विधि से ही हल होगा लेकिन थोड़ा अलग टाइप से उसे हल करेंगे तब हल होता है। ठीक है, तो इसे चलो हल करते हैं। हमारा सेकंड लास्ट एग्जाम्पल में से 5वां क्वेश्चन, ये बाय डिफ़ॉल्ट विलोपन विधि से हल करके दिया हुआ है बुक में एग्जाम्पल में। ठीक है, तो एक बार प्रश्न को समझाता हूँ मैं। एक नाव, ठीक है, एक नाव है, वह नदी की धारा में, जो नाव है वो नदी की धारा के बहाव में यानी दिशा में, नदी की धारा की बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर तथा बहाव की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय करती है। यानी एक बार जब धारा के बहाव में वही नाव एक बार जब धारा की दिशा में जाता है तो 44 किलोमीटर तय करके फिर वापस आता है वही नाव तो 30 किलोमीटर तय करती है। ठीक है, इसे कुछ इस प्रकार से समझो। मान लो यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक 44 किलोमीटर एक नाव है। ठीक है, और यहीं से वापस लौटकर केवल 30 किलोमीटर, ये पूरा मान लो 44 किलोमीटर। यहाँ से इस बिंदु से ऐसे लौटकर यहाँ तक आने में उसे 10 घंटे लगे। ठीक है, इस बिंदु से लेकर ऐसे लौट कर आया। ठीक है, दोनों मिला के नाव एक ही है। ठीक है, 10 किलोमीटर लगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है दूसरा कंडीशन दिया है, यही नाव, ठीक है ना, यही है, यही नाव धारा के बहाव की दिशा में। ठीक है, फिर दोबारा हमारा दूसरा क्या है कंडीशन दूसरे समीकरण के लिए। ठीक है, यही नाव धारा के बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर, ठीक है, धारा की दिशा में जा रहे 55 किलोमीटर तथा बहाव की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय करती है। ठीक है, इसमें ये कहा है वही नाव है। देखो यहाँ से ये नाव गई और ये क्या है 55 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये 10 किलोमीटर है ना। ठीक है ना, 44 बराबर 10 किलोमीटर नहीं है, इन दोनों को जोड़ने के बाद है। उसके बाद देखो इसमें क्या है, दूसरे में वही नाव यानी अलग नाव करेंगे तो इंजन अलग हो जाएगा। ठीक है, वही नाव है, इंजन वही होगा, यानी इंजन की शक्ति वही है। ठीक है, अलग अलग नाव में अलग अलग इंजन की शक्ति होती है। पहली धारा की बहाव में गई 55 किलोमीटर, फिर लौट कर आया 40 किलोमीटर, फिर यहाँ इसी बिंदु पर लौटेगा तो क्या इस जगह को छोड़ दिया, फिर 55 हो जाएगा ना। तो इस प्रकार इन दोनों में कुल लगा 13 घंटे। ठीक है, तो इसमें हमें पूछा गया है धारा के प्रवाह की दिशा एवं विपरीत दिशा में नाव की चाल। नाव केवल एक है, इसलिए हमें अलग अलग नाव रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धारा रखेंगे बस, धारा के बहाव की दिशा में और बहाव की विपरीत दिशा में, यानी दो हमारे पात्र है और उसका 2 कंडीशन बता दिया ना। ये इसका पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। हमें चाल पूछा गया ना। ठीक है ना, नाव की चाल ज्ञात करनी है,
विपरीत दिशा में और विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है, तो चाल का फार्मूला जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, हमें चाल पूछा गया है तो हम चाल को बहाव की दिशा में x और बहाव की विपरीत दिशा में y मानेंगे। ठीक है, और दूरी तो दिया है और समय भी दिया है। देखो दूरी दिया है ना 44-30 दूरी, और वही नाव का 55-40 दूरी, और समय इसका 13 और इसका 10। ठीक है, इसको कैसे फुट करेंगे बताता हूं मैं। पहले ये मानते हैं हम जो पूछा गया है उसको हम क्या मानते हैं, माना करके मानते हैं। तो नाव की चाल पूछा गया है धारा के बहाव की दिशा में और विपरीत दिशा में, तो लिखेंगे माना धारा के बहाव की दिशा में नाव की चाल, ये नाव की चाल बराबर x बहाव की दिशा में। ठीक है, अब इसे विपरीत दिशा में लिखते हैं y, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर y। ठीक है, जिसे हमें पूछा जाता है, क्योंकि वो हमें मालूम नहीं होता है तो हम उसे रखते हैं माना करके। अब यहाँ पे थोड़ा मैं और बता देता हूँ, चूँकि इसमें देखो 44 किलोमीटर दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटे में दिया है, और देखो दूरी को दिया है किलोमीटर, समय को दिया है घंटे में। तो चाल क्या होगा, इसका यूनिट, चाल का यूनिट होगा किलोमीटर बटा किलो पर हावर होता है यूनिट। ठीक है, हम देखो यहाँ पे हमें लिखना होगा, ये चाल है ना, तो चाल के यूनिट लिखना होगा। यहाँ पे चूंकि यूनिट दिया है तो किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे भी, क्योंकि दोनों चाल है, किलोमीटर पर घंटा, पर मतलब प्रति घंटा। ठीक है, यानी एक घंटे में कितने किलोमीटर जाता है उसका चाल है, एक घंटे में कितने किलोमीटर, इसे समझते ना, किलोमीटर पर घंटा, यानी एक घंटे में कितने किलोमीटर जा रहा है वह नाव। ठीक है, बहाव की दिशा में, और यहाँ पे विपरीत दिशा में एक घंटे में कितने किलोमीटर। तो इसको मैं क्यों रखा हूँ, देखो ना, समय को हम लिखते हैं समय बराबर 10 घंटे लिखते हैं, और दूरी को लिखते हैं 40 किलोमीटर। वैसे ही चाल का यूनिट होता है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो समय घंटे में, दूरी को किलोमीटर में, और चाल को किलोमीटर, जैसे यहाँ पे 10 कर दो, यानी एक घंटे में 10 किलोमीटर, यहाँ पे देखो 10 किलोमीटर कोई भी चल रहा है, समझो चाल इसको कहते हैं। यानी एक घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी, ना किलोमीटर की दूरी तय करते हैं कोई भी वाहन या वस्तु, कुछ भी रहे। एक घंटे में ना, एक घंटे लिख देता हूँ, एक घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है उसको कहते हैं चाल। तो यहाँ पे x के बाद किलोमीटर पर घंटा, y के बाद किलोमीटर पर घंटा क्यों लिखा। ठीक है, और अब उसके बाद हम माना करके लिख ले, इसके बाद हम प्रथम स्थिति लगाते हैं। फर्स्ट स्थिति, पहले स्थिति क्या है, देखो एक नाव नदी की, ठीक है, धारा के प्रवाह में, धारा के
बहाव की दिशा में है ना, यहाँ पे मैं शुरू से में डाल दिया ना तो दिशा में ब्रैकेट में लिख दिया। ये था धारा के प्रवाह की दिशा में, ये में के स्थान पे की दिशा में आएगा। 44 किलोमीटर है, तथा दिया है। तथा मतलब, तथा या और मतलब होता है प्लस। प्लस बहाव की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, ठीक है, तय करती है। यही हमारा पहला कंडीशन। इसके आधार पे हम समीकरण 1 निकालेंगे। तो मैं लिखता हूँ कंडीशन, धारा के बहाव की दिशा में कितना, 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर प्लस, ठीक है, तथा के स्थान पे प्लस डाल दिया। अब आएगा बहाव की विपरीत दिशा में। अब बहाव की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, या हम लिख सकते हैं 30 किलोमीटर की दूरी, पूरा लिख सकते हैं कि दूरी 10 घंटे में तय करी, में तय की, ठीक है। अब इसको हम फार्मूला, हमें चाल पूछा गया है ना, और चाल हमने एक समान है, ठीक है। तो हम यह लिखेंगे, तो समय बराबर, तब समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल क्यों, देखो हमें चाल पूछा गया है तो हमने इसे एक समाना, तो दूरी बटा समय निकालेंगे। दूरी हमें दिया है और समय भी दिया है, ठीक है, तो चाल निकल जाएगा एक समान। लेकिन हमें क्या है, समीकरण बनानी है। तो हम चाल को समय के स्थान पे, समय को चाल के स्थान पे रख रहे हैं। देखो ऐसा होता है ना, चूंकि चाल यहाँ पे भाग में, इधर आ जाएंगे तो गुणा में, ठीक है, और इधर क्या है, जो समय है इधर आ जाएंगे तो भाग में हो जाता है। ये इसे हम इस तरह से और लिख सकते हैं, समय गुणा में चाल बराबर दूरी। अगर हम समय को इधर लाते हैं तो बटा में होगा ना, गुणा है, तो चाल को लाते हैं तो इधर आ जाएगा बटा में, ठीक है। तो समय दिया है, दूरी दिया है, चाल हमें नहीं दिया, तो चाल हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चूंकि हमें दूरी 2 दिया है, देखो बहाव की दिशा में 44 और बहाव की विपरीत दिशा में 30, दोनों का समय दिया है क्या, एक ही दिया है, 10 घंटे लगा है। तो मैं यहाँ पे ना प्लस करके लिख रहा हूँ, इसे हम क्या कर सकते थे, बहाव की दिशा में चाल और बहाव की दिशा में दूरी, ठीक है। जो बहाव की दिशा में 44 को हम इसे, और दूरी बटा चाल विपरीत दिशा में इसमें डालेंगे, ठीक है। समय एक ही है तो समय दोनों का जोड़ेंगे, दोनों का, तो एक ही समय है, ठीक है। तो समय मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, ठीक है, बराबर बहाव की दिशा में पहला है ना, देखो यहाँ पे मैंने प्लस लगाया है तो यहाँ पर प्लस है, यानी इस पक्ष की ये है और इस पक्ष की ये है, ठीक है। तो प्लस लगा देना आप भी। तो
इस पक्ष में क्या है 44 किलोमीटर, ठीक है 44 किलोमीटर को नहीं लिखेंगे। और बहाव की दिशा में चाल क्या है, ये देखो बहाव की दिशा में नाव की चाल x, तो हम यहाँ मान लिए x, ठीक है। प्लस दिया है, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिए। बहाव की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर, ठीक है। चाल हमने रख दिया, ये क्या है, बहाव की विपरीत दिशा में चाल लिखेंगे तो y, ठीक है। अब इसे हम हल करेंगे तो हमारा पहला समीकरण प्राप्त होगा। और ये चूंकि भिन्न में है तो भिन्न को कैसे हल करते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। चूंकि ये अलग है, अलग संख्या है और ये अलग संख्या है, मतलब गुणांक अलग है इसका, या यूं कहूँ कि ये x से ही भाग जाएगा, ये y से ही भाग जाएगा। तो ये अलग है, ये अलग है, तो दोनों को हम गुणा करा देंगे तो इनका लघुत्तम समापवर्त निकल जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे 10 बराबर किया, दोनों का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, x y, ठीक है, दोनों का गुणा। अब उसे आगे लिखता हूँ मैं, और क्या करते हैं उसके बाद इस x y का गुणा 44 के साथ करेंगे। 44 गुणा में x y, पूरे का बटा दिया इसका x, ठीक है, प्लस को प्लस। अब ये x y का गुणा 30 के साथ करेंगे, 30 गुणा में x y, पूरे का बटा 30 का दिया है y। अब इसे आगे और हल करेंगे। देखो x यहाँ पे दिया है, यहाँ पे x दिया, आपस में क्या हो गए, कट गए, तो बच गए क्या 44 y। ये y है ना, ध्यान देना, 44 y, 44 नहीं है, प्लस 30 x y गुणा में x y है, यहाँ पे y है और यहाँ पे एक y है, कट गए, तो बचेंगे 30x, और ये पूरे का बटा दिया है x y, ये x है, ये y कट गए ना, अब बच गया ये पूरे का बटा x y। अब देखो भिन्न को तो हटाना है, तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। 10 x y बराबर 44 y प्लस 30 x, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं उल्टा करके, अरे ज़्यादा उल्टा हो गया, 44 y प्लस 30 x बराबर 10 x y, यही हमारा पहला समीकरण है, क्योंकि ये आगे हल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे यह नहीं सोचना कि 10 के साथ x y है, यह आसानी से कट जाएगा बाद में। अब हम सेकंड समीकरण, सेकंड स्थिति के लिए कथन लिखता हूँ मैं, इसमें फटाक से लिखता हूँ, नाव के धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, ठीक है, तथा के स्थान पे प्लस लिखूंगा, बहाव की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय की करके लिखता हूँ, ठीक है, फटाक से। इससे हम दूसरा समीकरण बनाएंगे, तो धारा की बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे, बहाव की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय की, ठीक है, यही है ना। यहाँ पे मिला लिखा तो आप मिला सकते हैं,
धारा के बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर प्लस बहाव की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय की। अब इसके लिए हम समीकरण बनाते हैं, और थोड़ा ये हो गया था ना यहाँ पे कि समझेंगे नहीं करके। ये क्या है, धारा की दिशा में है, ठीक है, धारा की दिशा के लिए है, और ये धारा की विपरीत दिशा के लिए। तो मैं थोड़ा सा लिखूंगा ताकि टीचर ये ना करे, गलत ना करे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा समीकरण गलत है, हम ऐसे लिख सकते हैं, समय बराबर, ये क्या है, दिशा में दूरी लिखेंगे और दिशा में चाल, ठीक है ना, दिशा में दूरी 44 और बहाव की दिशा में चाल x, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं होगा। तो लिखता हूं मैं, दिशा में दूरी पूरे का बटा दिशा में चाल, और ये तो समय क्या है, दिशा और विपरीत दिशा दोनों का है, इसलिए इसमें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, समय 13 घंटे लिख देंगे। प्लस देखो यहाँ पे दूरी चाल है, दूरी बटा चाल है, दिशा में इसमें ये नहीं कंफ्यूज होना, हम ये बता रहे हैं कि यह जो भाग है वो बहाव की दिशा 55 किलोमीटर के लिए है, प्लस बहाव की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो मैं लिखूंगा विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में दूरी पूरे का बटा विपरीत दिशा में चाल। देखो दिशा में चाल क्या है, x, बहाव की दिशा में चाल और विपरीत दिशा में y, ठीक है ना, इसमें विपरीत दिशा, और दूरी तो आपको पता है ना, दूरी क्या है, विपरीत दूरी इसमें, और दिशा में 55 दूरी। समय क्या है, दोनों का 13 है, जाने में और आने में लगा एक ही बराबर का समय है। तो हम फटाफट इसमें भरते हैं और सेकेंड स्थिति में सेकेंड समीकरण को निकालते हैं। समय कितना दिया है, 13 घंटे, तो ये लिख दिया मैंने 13, बराबर में लिखा, दिशा में दूरी कितना तय किया है, 55, ये रहा 55, पूरे का बटा दिशा में चाल को हमने लिए हैं x, प्लस का प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, ठीक है। विपरीत दिशा में दूरी, विपरीत दिशा में दूरी 40 किलोमीटर, पूरे के बटा विपरीत दिशा में चाल हमने लिया है y, हो गया हमारा काम। अब इसको हल करते हैं, और जो है क्या कहते हैं वो, हम सेकेंड समीकरण प्राप्त करते हैं। अब फिर करते हैं हम x और y का, x और y का हमने क्या लिए, लघुत्तम समापवर्त। अभी x और y का 55 के साथ गुणा, ठीक है, 55 गुणा में x y पूरे का बटा x, प्लस अभी ये x y का गुणा 40 के साथ x y पूरे के बटा दिया है ये y, ठीक है। अब इसे हल करते हैं, 13 बराबर ये x से ये x कट गया तो बचेगा 55y, यहाँ पे लिख दिया मैंने 55y, प्लस ये y और ये y कट गए तो बचेगा 40x, पूरे का बटा दिया x y, ये y और ये x ये y कट गए ना, ठीक है। अब इसे x y को हम इधर ला लेते हैं, हो गया 13x y बराबर 55y प्लस 40x, या इसे हम उल्टा करके लिख दें, 55y प्लस 40x बराबर
13xy, यही हमारा सेकेंड समीकरण है। अब हमारा पहला और दूसरा समीकरण बन गया। अब इसमें हम बताएंगे, अतः समीकरण निकाय कौन कौन से हैं। ये 44, पहला क्या है, 44y प्लस 30x बराबर 10xy, ठीक है। और दूसरा है, पहला समीकरण, दूसरा 55y प्लस 40x बराबर 13xy। यहाँ पर देखो y पहले है, x पीछे में दिया है, तो इसका कोई गलत आंसर नहीं आएगा, वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। अब इसे हम क्या है, विलोपन विधि से हल करते हैं। और मैंने आपको बताया था ना कि विलोपन विधि में पहले क्या करेंगे, गुणांक समान करेंगे, देखेंगे है कि नहीं किसी का 30 40 से 44 55, तो हमें यहाँ पे गुणांक समान करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या है ना, तो गुणा करेंगे तो बड़ा बड़ा गुणनफल प्राप्त होगा। मैं इसमें ये दिखाता हूँ, अगले समीकरण में ना मैं आपको ना ये बड़ी बड़ी संख्या लाने नहीं दूंगा, छोटी कैसे करेंगे उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। उस पर ध्यान देना, ताकि देखो बड़े बड़े गुणांक को ना क्या है ना, हम हटा देंगे तो छोटी हो जाती समीकरण, और छोटी समीकरण हल करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले समीकरण में 55 का और इस दूसरे समीकरण में 44 का गुणा करेंगे तो y का एक गुणांक समान हो जाएगा। हम एक सके भी कर सकते हैं, 40 का इसके साथ और 30 का इसके साथ, ये ज़्यादा सरल है। लेकिन ये 55 44 है ना, तो थोड़ा जल्दी हो सकता है, या इसमें 0 भी दिया है ना, तो ये जल्दी हो सकता है, ठीक है। मैं 44 और 55 को करता हूँ, क्योंकि मैं अपने बुक में, अपने कॉपी में 44 55 का किया है, ठीक है। शुरू वाला ठीक रहता है। तो समीकरण 1 में 55 का, ठीक है, इसमें 1 में 55 का गुणा व समीकरण 2 में इसमें, यानी इस समीकरण 2 में 44 का गुणा, 44 का समीकरण 2 में 44 का गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा करते हैं, पहले में 55, तो 55 याद रखना ना, 55 गुणा में 44y करते हैं, 44y प्लस के बाद सीधा फिर 55, बड़ी संख्या आएंगी, गुणा में 30 0 x बराबर, फिर ये 55 गुणा में 10xy, ठीक है ना। यहाँ 55 यहाँ 55 यहाँ 55, ठीक है। कभी कभी दूसरा डाल पड़ते हैं। अब दूसरे समीकरण में 44 का गुणा में 55, देखो इन दोनों का गुणा करने के बाद गुणा का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर आएगा, एक का करेंगे तो इसका भी वही रहता है। प्लस दिया है, देखो मैं 55 लिखने वाला था, गुणा में 40x बराबर 44 गुणा में 13xy। अब इसको हल करेंगे ना, तो हमारा क्या है, दूसरा समीकरण प्राप्त होगा, 55 गुणा में 44, 4 पंचे 20, हाँ सिलाई 2, 4 पंचे 20 और 2 22, ठीक है। सेम टू सेम संख्या है तो सेम टू सेम उतार दिए, 0 2 4 2, 24 20, ठीक है। इसका 24
2420 वाई, ठीक है, प्लस ये बड़ा आसान है, 5 तिया 3 पंचे 15, 15 5 हाथ सिलाई 1, 3 पंचे 15, 15 और 1 16, ठीक है, और ये 0 को 0 ले लिए, x का x, ठीक है, इतना तो समझते होंगे, बराबर 55 एकम 55, 10 में 0 है तो 0, ठीक है, ये x y कैसे किया, ठीक है। अभी 44 और 55 का गुणा भी 2420 आएंगे, और इसमें एक पक्ष में y है तो y, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 0 आसानी से गुणा होगा, 4 चौक 16, 16 का 6 हाथ सिलाई 1, 4 चौक 16, 16 1 17, और ये 0 का 0, x का x, ये बराबर का बराबर। अब इसे क्या है 13 से करते हैं, 13 चौक 52, 52 का 2 हाथ सिलाई 5, ठीक है, 13 चौक 52, 52 और हाथ सिलाई 5, 52 5 57, ठीक है, 57, ये एक सवाई, और यही हमारा, ये क्या है हमारा समीकरण 3 है, समीकरण 3, ये में समीकरण 4 है। अब इसमें हम देखेंगे हमारा क्या है, गुणांक हमने क्या कर लिए, समान कर लिए, कहाँ गए, ये देखो गुणांक समान कर लिए, 2420 वाई, इस समान चर का होना चाहिए ना, दोनों समीकरण में गुणांक समान, यानी एक ही चर का, यहाँ पे नहीं दिख रहा था, ठीक है, गुणांक समान कर लिए। उसके बाद हम देखेंगे चिन्ह, इस यहीं पे देखेंगे दोनों में गुणांक समान है, और चिन्ह क्या, धनात्मक धनात्मक यानी समान है, चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हम समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाते हैं। इसके लिए एक नया पेज लेता हूं मैं, लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को समीकरण 3 और समीकरण 3 व 4 में, ठीक है, 4 में हमें बताना है y का गुणांक समान एवं चिन्ह भी समान है, ठीक है, अतः करके लिखेंगे, अतः समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, मैं घटाता हूँ फटाक से। अब कोई हमारा गुणा बड़ा संख्या गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, आपस में सब कट फट के छोटा हो जाएंगे। घटाते हैं, ये 2420 वाई प्लस 1650 एक्स, और घटाएंगे ना तो उसके लिए माइनस करके ब्रैकेट लगाते हैं, फिर 24 वाई प्लस 1760 एक्स ब्रैकेट बंद। अब इधर भी घटाएंगे, 550 एक्स वाई माइनस, एक ही पद होता है तो 572 एक्स वाई। चलो अब इसे हल करते हैं फटाक से। हल में क्या है, ये कट तो जाएंगे, बड़े बड़े संख्या सब, 240 वाई प्लस 1650 एक्स, प्लस है या माइनस है, माइनस होगा,
2420 वाई, ये धन है, ये ऋण है, ये धन है, गुणा होके ऋण बनाएंगे 1760x बराबर, और इसमें क्या है देखो घटेंगे, 550 है, ये 572 है, मात्र 22 ज़्यादा है। ठीक है, 572 में 550 घट गए तो 22 बचा, लेकिन यही बड़ी संख्या है और माइनस में है तो माइनस, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ भी x है, वहाँ y है, जोड़ने घटाने पर क्या होता है, चरों में कोई परिवर्तन नहीं होता उसके घातांकों में। ठीक है, अब मैं बड़ा न लेकर क्या करता हूँ, डायरेक्ट हल कर दूँ क्या यहीं पे, ये क्या है 2024 y और ये 2024 2420 और 2420 y, क्या ये दोनों, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, आपस में कट गए। ठीक है, स्कूल स्टाइल में। फिर बच गए क्या, 1650x प्लस में है और ये 1760x माइनस में है। ठीक है, या इसे हम लिख सकते हैं इसे 1650x माइनस 1760x बराबर माइनस 22xy। ठीक है ना, प्लस में है, ये माइनस में है। देखो 1650 है और ये बड़ी संख्या है 1760, 1650 घट गया, माइनस है, चूंकि एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक है तो संख्या क्या है, घटती है। 1700 में ये क्या हुआ, 50 जुड़ जाएंगे तो 1700 हो गया, और इधर 60 तो 50 इधर और इधर 60 यानी 110। ठीक है, ये बड़ी संख्या है और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, x का x। ठीक है, बराबर में लेते हैं -2y। अब क्या है, यहाँ पे 110x है, यहाँ पे 22x है, लेकिन y है यहाँ पे, तो यहाँ पे y का मान निकलेगा। इसे मैं ऐसे सीधा लिख दूँ, xy बराबर -110x। y का मान निकालते हैं हम, केवल y इधर रखते हैं, बाकी को पक्षांतरित कर देते हैं, -22x को -22x। ठीक है, अब हमें हमारा y का मान निकल जाएगा। y बराबर, देखो माइनस माइनस क्या होगा, धन हो जाएंगे। ठीक है, 22 चौक 88 होता है और 22 पंचे 110 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5। एक से एक आपस में कट गए। ठीक है, और माइनस माइनस आपस में कट गए, 22 पंचे होते हैं 110। तो हम y का मान अब रखेंगे, y का मान समीकरण सबसे छोटी वाले देखेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, छोटा है सबसे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब क्या है, ये y का मान निकला है, y के स्थान पे हम देखो यहाँ पर भी y रहेगा ना, यहाँ पे y और यहाँ पर y दिया है, तो हम y का मान दोनों स्थान पे रखेंगे। 44 गुणा में 5 प्लस 30x बराबर 10x। अब इस y के स्थान पे हम गुणा करके या इंटू लगा सकते हैं 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x का मान निकलेगा हमारा 4 पंचे 20 हासिल आई 2, 4 पंचे 20 हासिल आई 2 22 प्लस 30x बराबर 10x गुणा में 5 का होगा, तो संख्या आपस में क्या होती है, गुणा में होती है, और चर चर का गुणा होता है, तो 10 पंचे 50 x का x, क्योंकि इधर कोई चर नहीं है। अब इसे हम इधर ले जाते हैं, 220 बराबर 50x, ये धन है तो माइनस
30x, इतना 20x होगा। ठीक है, 50 में 20 घट गया तो 50 में 30 घट गए तो 20x। x बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 220 बटा इस इधर क्या गुणा में है तो 20 इधर आ जाएगा तो भाग में। अब x बराबर निकलेगा 0 0 कट गया और 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी x का मान 11 आया। और इसमें हमें पूछा गया था चाल x चाल y, x बराबर आया 11 और y बराबर आया 5। ठीक है, x बराबर 11, ये चाल क्या है दिशा में, ठीक है, और ये विपरीत दिशा में। ठीक है ना, आप इसे लिख लेना। अतः चाल की बहाव की धारा की दिशा में 11 और विपरीत दिशा में 5 है नाव की चाल करके आंसर में लिखना। मैं अब हमारा सबसे लास्ट और कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है ये, और इसका हमें समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा समीकरण निकाय है, इसको हम पहला समीकरण मानते हैं और इसको दूसरा समीकरण मानते हैं। ठीक है, और इसमें पूछा गया हल करना है था, हमें हल करना है करके। तो देखो इसमें क्या है कि ना, ये इस समीकरण को मैं प्रतिस्थापन विधि से हल किया लेकिन हल नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि ये कुछ अलग प्रकार का समीकरण है। कैसे? देखो यहाँ पे 41 है, यहाँ पर 41 है। ठीक है, दोनों समीकरण निकाय में तुलना करना, यहाँ 41, यहाँ 41, यानी एक समीकरण के एक समय दिया है 41, दूसरे समीकरण के y में दिया है 41। ठीक वैसे ही इस एक समय दिया है 17 और इसमें भी इसके y में दिया है 17। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब मैं लिख देता हूँ, जब समीकरण निकाय के अलग अलग चरों का गुणांक समान हो तो पहले दोनों समीकरण को पहले दोनों समय, देखो समान है, अलग अलग चरों में गुणांक समान है। ठीक है ना, अलग अलग चर में क्या है, गुणांक समान है। पहले एक समय होता था गुणांक समान, लेकिन 41 x y में समान है और इधर 17 x y में समान है। तो इस स्थिति में गुणांक समान हो अलग अलग चरों का, तो पहले दोनों समीकरणों को जोड़कर उसके बाद दोनों समीकरणों को घटाकर दो नए समीकरण प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो दो नए समीकरण बनेंगे वो क्या होगा, हल करना आसान हो जाता है विलोपन विधि से। ठीक है, हम यहीं पे डायरेक्ट विलोपन विधि, इसका 41 के साथ इसका गुणा और 17 का इसके साथ गुणा करेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा कहेंगे, तो नहीं होता। ठीक है, आंसर गलत आता है। केवल ये इसी प्रकार का लास्ट प्रश्न है, यही लास्ट प्रश्न है और इसी प्रकार के केवल यही एक है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, पहले क्या करना, जोड़ेंगे, उसके बाद इसी समीकरण को घटाएंगे। समीकरण 1
में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं फटाक से 41x माइनस 17y प्लस ये 17 क्या है, धनात्मक है तो हमें ब्रैकेट में लेने की ज़रूरत नहीं है। 17x माइनस 41y बराबर 99 प्लस 75 करेंगे, 75। ठीक है, जोड़ने पर इससे नए समीकरण प्राप्त होंगे। और मैंने कहा था ना यहाँ पर कि बड़ी बड़ी गुणा करेंगे तो बड़ी बड़ी संख्या बन जाती है, तो हल करना थोड़ा कठिन होता है। मैं यहीं पे छोटा छोटा कैसे करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद ही समझ आएगा। एक से x को अलग करते हैं, y को अलग करते हैं, यानी एक साथ x है और ये प्लस 17 x है। ठीक है, ये माइनस है 17y, ये माइनस है 41y। ठीक है ना, गलत तो नहीं किया ना मैं? ठीक है, ठीक है, बराबर 99, एक आगे 100, इसमें बच गया 74, तो 174। ठीक है, 7 1 8 4 1 5 58। ठीक है, x दोनों धनात्मक है, जुड़ गए। ये दोनों ऋणात्मक है, y है, लेकिन क्या है, ऋणात्मक है, फिर भी संख्या क्या होगी, ऋण हो जुड़ेंगी। 17 और 41 58 अभी जोड़े, y का y और ऋणात्मक आती है। ठीक है, बराबर 1 7 4। अभी देखो बड़ी बड़ी है ना, अभी ये आगे हल नहीं होगा, इसे हम पहला समीकरण मान सकते हैं हम, लेकिन उधर क्या करते हैं, दूसरा समीकरण भी इससे बड़ी बड़ी हो गई तो बड़ी बड़ी संख्या का क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो हम यहीं पे क्या है, इसका 2 पद है उसका हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। देखो यहाँ x है, यहाँ y है, तो x y तो नहीं निकलेगा, लेकिन 58 है, 58 के गुणा में 58 आता है, तो हम 58 को निकाल सकते हैं ऐसे। 58 ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस y। ठीक है, ये क्यों किया, x y क्यों आया, आपको बताया था ना। 58 का जब भाग करेंगे तो 58 कट जाएगा तो x बचेगा। यहाँ पर भी 58 का भाग करेंगे तो 58 कट जाएगा और y बस बचेगा। ठीक है, इसे बहुत उसमें समझाया हूँ मैं, बहुपद में। ठीक है, इससे जस्ट पहले के लेसन में। अब ये क्या 58 इसका इन दोनों के साथ गुणा में है, तो इधर आ जाएगी तो भाग बना लेगी, तो इसको हम x y लिखते हैं बस। इधर 174 बटा 58। अभी क्या है, ये तो हल नहीं होगा, इसका हल होगा। और 50 दिया कितना होता है, 150, और 8 चौक 32। ठीक है, ये चला जाएगा ना, 174 3 बार में चला जाएगा। 58 दिया 174, तो ये x माइनस वाई बराबर ये 3। अब देखो समीकरण छोटा हो गया ना, हम इसे ले सकते थे इसे, लेकिन बाद में गुणांक समान करने के लिए बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा करना पड़ता है, इसलिए छोटा करने की यही सही ट्रिक है। अगर बड़ी है तो भाई, अगर बड़ी नहीं है तो ऐसे हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, पहले दोनों समीकरण को जोड़ने पर हमें एक नई समीकरण प्राप्त हो गई, ये तीसरा समीकरण होगा। ठीक है, अब यह लिखता हूँ मैं समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। ठीक है, थोड़ा समझ लेना। समीकरण 1 क्या है,
ठीक है, आप इसे देखते रहना। इस प्लस के स्थान पे हम माइनस करेंगे और इन दोनों को कोष्टक में लेंगे। ठीक है, तो लिखता हूं मैं 41x माइनस 17y, माइनस करेंगे घटाने के लिए, ब्रैकेट लगाएंगे, और 17x माइनस 41y बराबर में लेंगे 99 माइनस 75 है, 75। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। 44x माइनस 17y, ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में है, गुणा होके चिन्ह क्या है, ऋणात्मक बनाएगी। 17x लिखता हूँ इसको, ये ऋणात्मक है, ये धन, ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, ब्रैकेट के कारण गुणा हो रहा है तो धन बन जाएंगे। 44y बराबर 99 में 75, अगर 100 होता तो 25 बचता, 99 तो 24 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 41x और ये माइनस 17x को लिख लिए, x को, अब ये माइनस 17y, ये प्लस 41y बराबर 24। 17 ये माइनस से ऋणात्मक है तो संख्या घटेगी, 41 में 17 गए तो 17 इधर, 3 20 23 1 24। ठीक है, ये धनात्मक है तो 24। ठीक है, धनात्मक, ये y ऋणात्मक धनात्मक है, ये भी घटेंगी तो क्या होगा, घटेंगी तो ये भी 24 आएंगे। ठीक है, y का y, लेकिन बड़ी संख्या 41 है तो प्लस। ठीक है, बराबर 24। अब देखो हम यहाँ बड़ी बड़ी संख्या ना, हमें जैसे यहाँ पे छोटी किए ना, यहाँ पर भी छोटी कर सकते हैं। देखो हम, आप यह नहीं समझना कि 58 दे दिया है तो अगर ये 58 होता और 58 के गुणज में कुछ होता, या 58 क्या है, जैसे यहाँ पे 58 है और मान लो यहाँ पे 60 है तो वो 2 के गुणज में आता है। ठीक है, तो हम 2 का उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। मैं उभयनिष्ठ निकालना अच्छी तरह से सिखाया हूँ। अगर आप बहुपद देखकर इधर आए तो 2 चरों के रैखिक समीकरण में डायरेक्ट मैं निकाल के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 24 को निकाल देंगे तो x प्लस y बचेगा उभयनिष्ठ बराबर ये 24। ये कैसे निकाला, आप पिछले वीडियो को देखें कृपा करके, या एक प्लेलिस्ट में चले जाओ जहाँ उभयनिष्ठ को निकालने की विधि अलग अच्छी तरह से बताया मैंने, जिसमें प्लेलिस्ट का नाम है मैथ हल करना सीखो। ठीक है, अब ये क्या गुणा में है, इधर आ जाएंगे तो भाग में, x प्लस y बराबर 24/24। देखो अब छोटी हो गई ना ये, अगर हम 24, ये 1 हो जाएंगे ना। देखो हम जो है बड़ी बड़ी ले सकते थे, और कहाँ गए वो, हाँ ये है, ये 24, ये 24 और ये 58 का एक से क्या है, समान नहीं है, तो हमें 58 का इसके साथ और 24 का इसके साथ गुणा करना पड़ता। अब हमें नहीं करना पड़ेगा, ये हमारा समीकरण निकाय चौथा है, चौथा। आज थोड़ा दिमाग इधर उधर हो रहा है, मच्छर काट रहे इसलिए। ठीक है, तो मैं अतः करके समीकरण निकाय को बताता हूँ। तीसरा ये है समीकरण निकाय, तो x माइनस वाई बराबर 3, ये क्या हमारा तीसरा समीकरण है, जिसको हम
विलोपन विधि से हल करेंगे। और दूसरा चौथा तो यही है, x प्लस वाई बराबर 1। ठीक है, ये हमारा चौथा समीकरण है। अब देखो इसे हम हल करेंगे तो x और y का मान निकल आएगा। अब इन पेजों की कोई ज़रूरत नहीं। देखो हमें क्या करना था, x और x क्या है, समान है, गुणांक। ठीक है, तो हमें गुणांक समान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, धनात्मक है तो घटाएंगे। y का भी मान क्या है, गुणांक समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चिन्ह असमान है तो जोड़ सकते हैं। हम इस समीकरण में क्या है, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। देखो चिन्ह समान है, चर का चिन्ह समान तो घटाएंगे, x को लेंगे तो घटाएंगे और y को लेंगे, चिन्ह असमान है ना, माइनस और प्लस तो जोड़ेंगे। आप देखो मैं इसमें ना जोड़ के बताता हूँ। ठीक है, असमान चिन्ह को लेकर y को आप x को लेकर करना। ठीक है ना, क्योंकि हम जोड़ने की समीकरण बहुत कम हल किए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, आप इसको, ठीक है, आप जोड़ना थोड़ा कठिन है ना, इसे माइनस वाई प्लस को जोड़ना है आप। मैं घटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं x कर लेता हूँ। मैं समीकरण 3 व 4 में x का गुणांक, ताकि आप सीखेंगे यहाँ पे माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन करना। कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं जी, देखना घटाते समय होता है कॉम्बिनेशन। मैं y लिखता हूँ ताकि आपको y इसमें माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन करना सीखेंगे ताकि। ठीक है, y को लेता हूँ, y का गुणांक ठीक है समान है, वह चिन्ह असमान। अतः समीकरण 3 में समीकरण 4 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे जी। जोड़ने पर आज थोड़ा इधर उधर हो रहा है, मच्छर काट रहे कहाँ से आ गए। तो ये क्या है, y को लिए थे ना, तो हम जोड़ेंगे x माइनस वाई प्लस, ये x धनात्मक में है तो हमें कोष्टक लेने की जरूरत नहीं, प्लस y बराबर 3 प्लस 1। जोड़ रहे हैं ना, क्योंकि y का गुणांक समान, चिन्ह असमान है। ठीक है, y का एक यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो जोड़ रहे हैं। यहाँ पे x से y को एक साथ कर लेते हैं। x से ये x प्लस में है, ये y माइनस में है, ये प्लस में है, बराबर 4। ये क्या 2 x हो गया, ये क्या खत्म 4, x बराबर 4/2, यानी x बराबर 2 आया। ठीक है, अब मैं x का मान, समीकरण देखो हमारे यही समीकरण सबसे छोटा है, तो मैं x का मान क्या है समीकरण 3 में रखता हूँ, क्योंकि इसमें हम 2 रखेंगे और y नहीं, y का वो इसमें रखेंगे प्लस रहेगा y। ठीक है, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में रखने पर तो x का मान कितना दिया है 2, प्लस में लिखेंगे y बराबर 1। अब इसे हल करते हैं। ठीक है, ये संख्या को इधर लाता हूँ तो ये y रहेगा, ये प्लस में है तो इधर आ जाएंगे तो -2 हो जाएगा। y बराबर
ये धन है, ये ऋण है, तो संख्या क्या होगी, घटेंगी। 2 में 1 गया तो 1 बचेगा, और 2 क्या है, बड़ी संख्या है, तो ऋण y, ऋण 1। तो हमारा आंसर आया x बराबर 2 और y बराबर -1। सही है आंसर ये पहला बार है जो हमारा आंसर ऋणात्मक आया है। ठीक है, तो आज की जो है वीडियो समाप्त हुआ और विलोपन विधि भी समाप्त हो गई। ठीक है, अब कल से कल लास्ट वीडियो है समीकरण क्या कहते हैं, प्रश्नावली 2 का। ठीक है, प्रश्नावली 2 में 8, 9 और 10 बचा है। ठीक, और इधर 3 बचा है, तो 3 क्या होगा, इन चारों को कल ही समाप्त कर देंगे, छोटा छोटा है। और ये थोड़ा बुक में दिया है, क्या दिया है, संकेत दिए प्रश्न में, उसके आधार पे तीनों बनेंगे। सरल है, बहुत सरल है ये। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। कल हम प्रश्नावली 2 को समाप्त कर देंगे। उसके बाद प्रश्नावली 3 में कुछ है ही नहीं, फटाक से हमारा ये लेसन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।